हेलो ऑल, दिस इज सी एच जयंत खेतान फ्रॉम पेनोरमिक एजुकेशन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक प्रोविजंस डायरेक्ट टैक्स के। इस वीडियो सीरीज में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194 ओ, पी, क्यू, आर एंड एस। आई नो गाइस, क्या सोच रहे हो कि सर इस टीडीएस की एबीसीडी ने तो बचपन की एबीसीडी भुला दी, बट ट्रस्ट मी गाइस, एक बार आपने इसकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ले ली उसके बाद इसको याद रखना और समझना काफी इजी है। एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन सच प्रैक्टिकल सेक्शन, दैट इज सेक्शन 194 ओ। सेक्शन 194 ओ को इंट्रोड्यूस किया है उन सेलर्स को टैक्स करने के लिए जो अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे सेल करते हैं। So to get an understanding of the transaction, let us first know the participants involved. There are three primary participants involved. One, the e-commerce operator, जो services देता है ECP या seller को अपने products list करने के लिए और sell करने के लिए. For example, Nykaa, MyGlam, Flipkart, Meesho and others. Next we have the seller, जिसको हम ECP भी बोलते हैं, that is the e-commerce participant. The e-commerce participant uses the services provided by ECO to sell its products. And finally, we have the buyer. Buyer is the one जो services use करता है goods delivery मंगवाने के लिए, right? So now let us understand how the transaction works. कि transaction में backend में क्या होता है. So आप as a buyer order करते हैं, for example एक iPhone 50,000 का ई कॉमर्स ऑपरेटर की वेबसाइट से। ई कॉमर्स ऑपरेटर उसको डायरेक्ट करता है सेलर के पास, सेलर उसको रेडी करके शिप करता है टू द बायर। दिस इज हाउ गुड्स आर एक्सचेंज्ड। नाउ लेट अस डिस्कस हाउ मनी एक्सचेंज हैंड्स एंड गाइस दिस इज इंटरेस्टिंग। सो मान लेते हैं आपने 50,000 पे किया अपने आईफोन के टू द ई कॉमर्स ऑपरेटर। नाउ ये ई कॉमर्स ऑपरेटर पूरे के पूरे 50,000 ट्रांसफर नहीं करेगा ईसीपी को। वो क्या करेगा, 50,000 में से मान लेते हैं 10% उसका कमीशन है, तो ही चार्जेस 5,000 एज कमीशन एंड सम अमाउंट एज ट्रांसपोर्ट फीस, say 2,500. The remaining 42,500 is what the ECP or the seller should get. But here comes into the play section 194O. कुछ basic provisions discuss कर लेते हैं section 194O के। section 194O एप्लीकेबिलिटी की अगर बात करें तो जैसे अपन ने बोला ये तब लगेगा जब ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट अपने गुड्स सेल कर रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर की डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी से। नाउ किस रेट पे लगेगा, तो इट विल बी 1% ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच सेल्स और सर्विसेज और बोथ, राइट। सो दो बातें अपन ने क्लियर कर ली, रेट ऑफ टैक्स एंड अमाउंट ऑन विच द टैक्स हैज टू बी लेविड। नाउ द टाइम ऑफ डिडक्शन की अगर बात करें तो जैसे मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शंस में होता है, ईदर द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट और द टाइम एट द पेमेंट, whichever is early. So very easy, अपन ने बहुत सारे सेक्शंस में यही देखा है कि या तो टाइम ऑफ द क्रेडिट या तो टाइम ऑफ द पेमेंट, whichever is early. Now let us talk about some exception. Exception to section 194O comes into the play if we follow the following conditions. क्या conditions है कि भाई अगर जो ECP है, किसकी बात कर रहे हैं, ECP की, ECO की बात नहीं हो रही यहां पे, जो हमारा डिडक्टी है दैट इज ECP और द सेलर शुड बी एन इंडिविजुअल और HUF। अगर वो इंडिविजुअल या HUF है तो ही यहां पे आएंगे। दूसरा कंडीशन मतलब दिस इज एंड, मतलब सारे कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए, वेयर ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच सेल और सर्विसेज और बोथ ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर शुड नॉट और डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख। ट्रांजैक्शन की वैल्यू 5 लाख क्रॉस नहीं होनी चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर में। एंड फाइनली ECP has to furnish his PAN और आधार नंबर, whichever is the case, to the ECO। तो अगर अपन कंक्लूड करें सारे प्रोविजंस को एक बार के लिए तो अपन कुछ ऐसा कह सकते हैं दैट हमारा डिडक्टर कौन होगा, हमारे डिडक्टर होंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो सर्विसेज दे रहे हैं ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को। डिडक्टी कौन बन जाएंगे, डिडक्टी बनेंगे, प्लीज ध्यान दीजिएगा ढंग से, रेसिडेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। द डिडक्टी विल बी द रेसिडेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। अमाउंट, किस अमाउंट पे टैक्स डिडक्ट होगा, तो इट विल बी द ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ग्रॉस वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि इसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, मतलब दिस इज द टैक्सेबल वैल्यू एंड नॉट द वैल्यू
विद जीएसटी। सो अपने को ये बात का ध्यान रखना है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ रहा है और बोला हुआ है टीडीएस लगा हुआ है या तो परसेंटेज में या वैल्यू में, तो वो हटा के अपन ग्रॉस वैल्यू निकालेंगे एंड देन वी विल चार्ज टीडीएस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194O। नेक्स्ट अपने को ध्यान रखना है किस रेट पे टीडीएस डिडक्ट होगा, तो ये अपन ने देखा 1%। अब यहां पे भी अपने को पता है 206AA एक ट्विस्ट लेके आता है कि अगर ईसीपी पैन प्रोवाइड नहीं करता है, क्या नहीं प्रोवाइड करता, वो पैन कार्ड या पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करता है टू द ईसीओ, तो टीडीएस की रेट हो जाएगी 5%। ध्यान रखना है गाइस, यहां पे अलग है, आपने बहुत जगह पे पढ़ा था कि टीडीएस की रेट हो जाएगी या तो 20% और द रेट ऑफ टीडीएस विच एवर इज हायर। यहां पे रेट हो जाती है टीडीएस की रेट अंडर सेक्शन 194O और 5% विच एवर इज हायर, तो अपने केस में वो क्या हो जाएगा 5%। क्लियर है। नेक्स्ट टाइम, तो टाइम अपन ने देख लिया कि भाई या तो क्रेडिट के टाइम पे या तो पेमेंट के टाइम पे क्या बोलेंगे अपन, WEH विच एवर इज अर्ली। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं एक्सेप्शन पे। तो एक्सेप्शन की 3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज जो अपने को ध्यान रखनी है कि भाई ईसीपी क्या होना चाहिए, ईसीपी होना चाहिए इंडिविजुअल या HUF। नेक्स्ट चीज जो ध्यान रखनी है कि भाई ट्रांजैक्शन वैल्यू किसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, 5 लाख को क्रॉस नहीं करना चाहिए, मतलब अप टू 5 लाख है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा ईसीओ, तो चलेगा। एंड फाइनली जो बात आ जाती है वो आ जाती है कि भाई जो ईसीपी है वो क्या फर्निश करेगा, वो फर्निश करेगा पैन नंबर टू द ईसीओ। अब यहां पे मन में डाउट होना चाहिए, थोड़ी एंजाइटी आनी चाहिए मन में कि सर अपन ने ऊपर कमीशन डिडक्ट कराया था, ट्रांसपोर्ट फीस डिडक्ट कराया था, उस पे भी तो सेक्शन 194C और सेक्शन 194H बोलते हैं कि जो कमीशन पे कर रहा है, जो ट्रांसपोर्ट फी पे कर रहा है, उसको डिडक्ट करना होता है टीडीएस। याद आया? तो यहां पे गाइस अपने को सपोर्ट करता है सेक्शन 194O, वरना लड़ाई हो जाएगी। डिडक्टर ईसीओ बोलेगा मैं डिडक्ट करूंगा 194O में, ईसीपी बोलेगा नहीं भाई मेरे को डिडक्ट करना है 194C 194H में, और लड़ते रह जाएंगे। इसको ब्रेक करना जरूरी है। इसको ब्रेक कैसे किया, तो सेक्शन 194O प्रोवाइड्स एन ओवरराइडिंग इफेक्ट। व्हाट ओवरराइडिंग इफेक्ट आर वी टॉकिंग अबाउट? सो अ ट्रांजैक्शन in respect of which the tax has been deducted by the e-commerce operator, ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें ECO की लाइबिलिटी है टैक्स डिडक्ट करना, उस पे ECP को कोई टैक्स डिडक्ट नहीं करना है। मतलब ECP फिर फ्री हो जाता है कमीशन और ट्रांसपोर्ट फीस जो अपन ने ऊपर चार्ज की उस पे टीडीएस डिडक्ट करने से, राइट। बट अगेन ट्विस्ट के बिना तो डीटी खत्म नहीं होता ना अपना। तो यहां पे क्या ट्विस्ट लेके आए ये लोग कि अगर कोई भी पेमेंट होता है एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में, तो उसको अलग कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट किया जाएगा और उस पे ईसीपी को टीडीएस डिडक्ट करना अंडर सेक्शन 194C विल स्टिल बी कंपल्सरी। सो टू बी वेरी प्रिसाइज, 194O किसको ओवरराइड कर रहा है? उन ट्रांजैक्शंस को जिस पे 194O डिडक्ट हुआ है, उस पे सेलर को, दैट इज द ईसीपी, नीड नॉट डिडक्ट, the ECP need not deduct TDS on transport or commission, but अगर hosting of advertisement है तो उसको TDS deduct करना रहेगा। So this is how the working of TDS section 194O happens, right? 6 बातों का ध्यान रखना है। फिर से बता दूं कि डिडक्टर कौन होगा? ECO, डिडक्टी कौन होगा? रेसिडेंट ECP। अमाउंट क्या होगी? ग्रॉस अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सोल्ड बाय द ECP वाया ECO प्लेटफॉर्म, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू लेंगे। रेट 1% हो जाएगा, बट अगर पैन फर्निश नहीं किया तो 5% पे चली जाएगी वो रेट। एंड टाइम क्या हो जाएगा? क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। एंड देन एक्सेप्शन में तो अपने पढ़ ही लिया है, रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF है, 5 लाख की वैल्यू क्रॉस नहीं हो रही है ट्रांजैक्शन की, और पैन प्रोवाइड किया गया है। नाउ लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन, राइट। एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा एमसीक्यू क्वेश्चन है, बट एक ट्विस्ट है इसमें भी, घुमा के पूछा गया है, बट अपने को याद रखने हैं अपने बेसिक्स। 6 बातें याद हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बहुत इजीली ये क्वेश्चन अपने से हो जाएगा सॉल्व। सो व्हाट डज द क्वेश्चन से? TPR एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म सेलिंग इट्स प्रोडक्ट X, प्रोडक्ट अपना X है,
जो सेल हो रहा है थ्रू डिजिटल फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय MKY लिमिटेड। तो बहुत क्लियरली हमें पता चल गया कि हमारे 3 पार्टिसिपेंट में से एक पार्टिसिपेंट ECO कौन है, MKY लिमिटेड, राइट। ECP ऑटोमेटिकली कौन बन जाता है, TPR एंड कंपनी। तो हमारे ECP या सेलर जिसको हम बोलते हैं वो हो जाएगा TPR एंड कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। MKY has credited in its books of account the account of TPR and company on 31st January 2022 by sum of rupees 4,80,000 for the sale of product X made during the month of January 2022. Out of 4,80,000, it made a payment of 4,300 on 3rd Feb 2022. 4,80,000 क्रेडिट किए थे, 4,300 पे कर दिए हैं। यहां तक तो बहुत नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। अपने को यह भी पता चल गया होगा आप लोगों को कि टीडीएस किस पे लगेगा 194O में। बट ट्विस्ट कम्स हियर। फर्दर, मिस्टर पवन हु परचेज्ड द प्रोडक्ट एक्स थ्रू द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय MKY लिमिटेड। यहां पे तीसरा पार्टिसिपेंट इंट्रोड्यूस हो गया है, मिस्टर पवन। मिस्टर पवन कौन है, वो है जिन्होंने ECO MKY की ECO से बाय किया है प्रोडक्ट ECP का, दैट इज TPR का। has made a payment of rupees 40,000 directly to TPR and company। तो अगर मैं थोड़ा समराइज करूं क्वेश्चन को, तो ECO को ECP को देने थे मंथ के एंड में 4,80,000 जो उसने क्रेडिट कर दिया है अपनी बुक्स में TPR के नाम पे। अब पवन ने जो ECO से ही बाय किया है, गुड्स का ट्रांजैक्शन जो अपन ने पहले डिस्कस किया था, गुड्स ने हैंड्स कैसे चेंज किए हैं, वाया ECO, बट मनी ने हैंड्स कैसे चेंज किए हैं, money has been directly deposited in the account of the ECP by the buyer। बायर ने डायरेक्टली ECP को पैसे दे दिए हैं। तो सर क्या ये 40,000 194O के एम्बिट से बाहर हो जाएगा? नहीं, बेसिक्स को स्टिक करना है, सारी ग्रॉस वैल्यू देखनी है जो भी ECO की वेबसाइट से सेल हुआ है। पेमेंट किसको गया, किसने दिया, किससे गया, कैसे ECP को मिला, वो 194O कवर नहीं करता। 194O सिंपली बोलता है कि अगर ECO की वेबसाइट से ECP ने कुछ भी सेल किया है, उसकी ग्रॉस वैल्यू पे हम TDS डिडक्ट करेंगे। सो टू कैलकुलेट द ग्रॉस वैल्यू वी हैव 4,80,000 जो MKY ने कलेक्ट किया है ऑन बिहाफ ऑफ TPR एंड कंपनी, एंड 40,000 जो डायरेक्टली मिस्टर पवन ने पे किए हैं TPR को। एंड बिकॉज हमें GST की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, वी अज्यूम इट टू बी द टैक्सेबल वैल्यू। सो द टोटल कम्स टू 5,20,000 एंड नाउ वी हैव फाइनल ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इस पे TDS डिडक्ट होगा 1% पे। अगेन हम एक नोट अज्यूम कर लेते हैं दैट TPR एंड कंपनी ने पैन फर्निश किया है MKY लिमिटेड को। पीस 5,200 हो जाती है हमारी TDS की अमाउंट। नाउ लेट अस गो थ्रू दी ऑप्शंस अवेलेबल। सो सबसे पहला ऑप्शन है नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स। अति गलत हो जाता है ये, राइट। सेकेंड ऑप्शन है MKY लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स at rupees 4,800 अंडर सेक्शन 194C। अमाउंट वगैरह सब इग्नोर करेंगे, सेक्शन ही गलत कोट कर दिया है तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। MKY लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स रुपीज 3,900 अंडर सेक्शन 194O। 3,90,000 का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ था जिसका 1% बने, तो ये भी गलत हो जाता है। सो फाइनली डी ऑप्शन, ऐसे तो जो बच गया वो सही है बट फिर भी देख लेते हैं। MKY लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स of rupees 5,200 under section 194O। अपना भी 1% 5,200 ही आया था। So this is how the questions might be asked, right? And this is what the provision of section 194O suggests. So I hope आप लोगों को 194O completely समझ आ गया है, right? And for such more videos, like, share and comment। तब तक के लिए have a great day, happy learning to all।